प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरु प्रणाम। जी प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। आज के सत्र में हम लोग आज चर्चा करेंगे अपनी बुद्धि विचार, वह विचार जो बुद्धि की ओर ले जाता है, आपके मन की वो संकल्पना जो बुद्धि की ओर ले जाता है। आज बुद्धि के विषय में चर्चा करेंगे। बुद्धि का विस्तार कैसे होगा, हम बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं, बुद्धिमान होने के क्या क्या गुण हैं। आज हम लोग आईक्यू पर बात करेंगे, इंटेलेक्ट पे बात करेंगे, और हम समझेंगे क्या हमारी साधना मेडिटेशन से इंटेलेक्ट बढ़ाया जा सकता है। ये सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो उससे पूर्व सभी लोग ध्यान पर बैठ जाइए। पूरे शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत करते जाइए। आपका पूरा शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत। प्रणाम गुरुदेव। शरीर को बिल्कुल स्थिर। अब सर से पैर तक स्कैन कीजिए। एक एक सेल एंड टिश्यू को स्कैन करते जाइए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू द टिप ऑफ द टोज। शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत। अब अपने श्वास प्रश्वास पर ख्याल लाएंगे, सजग बनेंगे अपने श्वास के प्रति। आते जाते श्वास के प्रति सजग बनिए। श्वास के रिदम को देखिए, गति तापमान और स्पर्श के प्रति सजग बनिए।
श्वास के इंटरवल को, अंतराल को महसूस कीजिए। श्वास लेने छोड़ने के मध्य में जो कुंभक है, जो स्वाभाविक रिटेंशन है, नेचुरल रिटेंशन है, पॉज है, उसके प्रति सजग बनेंगे। Become aware of natural gap, pause, or retention between your breath, inhalation and exhalation. श्वास की अंतराल का ध्यान करते समय हम धीरे धीरे अंतर्मुखी होते जाते हैं। यहां पर होने वाले स्वाभाविक श्वसन के प्रति सजग बनेंगे। जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो हम अपने विचारों का पता लगता है कि हमारे अंदर विचार चल रहे हैं। अपने विचारों के प्रति सजगता होती है। सजग बनिए अपने विचारों के प्रति। ध्यान दीजिए आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, आपका मेंटल पैटर्न क्या है। विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए। न रोकिए, न दबाइए, न इन्वॉल्व होइए, न सप्रेशन कीजिए, न रुचि लीजिए। एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर। बिकम अ विटनेस ऑफ योर थॉट। जस्ट बी देयर, वॉच द थॉट्स एंड लेट इट गो। नाउ एड काउंटिंग। विचारों की गणना करें। Count your thoughts. Thought may rise in you, passes, and then it automatic delete. Let it go. Do not involve. Just count. When you count your thought, you can get the interval between the thought, the pause between the thought. It may be in the fraction of second, and the standard fraction is 0.1 second.
thoughts are equally voluntary and non-voluntary system of your body, just like the breath. When you count your thoughts, you may find the gap, find the pause, find the interval between the thoughts. Start learning the counting of your thoughts. जब आप श्वासों को गिनते हैं तो धीरे धीरे विचारों के प्रति, जब आप विचारों को गिनते हैं तो आपको विचारों के प्रति अंतराल भी समझ में आता है। श्वास की ही भांति विचारों को भी गिना या उसके पॉज, उसके इंटरवल, उसके अंतराल को जाना जा सकता है। हो सकता है ज्यादा फोकस करते वक्त आप विचार शून्यता को महसूस करें। विचार शून्यता को जोर से ना पकड़ें, इसे भी न्यूट्रल ऑब्जर्वेंस की तरह, एक साक्ष्य भाव की तरह देखें। अब दूसरा प्रयोग करें, प्रैक्टिस नंबर 2। थॉट्स को क्रिएट करें, उसे 10-20 सेकंड के लिए रन करें और 20 सेकंड्स के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर दें। आप महसूस करें कि यू आर द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द थॉट्स। आप विचारों के सर्जक और विनाशक हैं। आप विचार नहीं हैं। यू आर नॉट द थॉट्स। विचारों को निर्मित करें, विचारों की सृष्टि करें और विचारों का नाश करें। ध्यान रहे, एक ही तरह के विचारों को न सृष्ट करें, न सृजित करें, बल्कि अलग अलग तरह के विचारों की रचना करें।
1 मिनट और। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को भ्रूमध्य पर लाएं, वहां एक दिव्य ज्योति की कल्पना करें। Bring your awareness to your eyebrow center and visualize their golden divine flame. दिव्य ज्योति की परिकल्पना करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र और शांति मंत्र करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आज का विषय है बुद्धि का विस्तार। बुद्धि को सर्वशक्तिशाली मनुष्य का एट्रीब्यूट माना गया है। बुद्धि सदैव आपको उचित रास्ता देता है। बुद्धि सदैव आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को स्वरूप देता है। बुद्धि की वजह से ही आप बुद्धिमान होते हैं और उचित रास्ते का चुनाव करते हैं। जीवन में सफलता और असफलता में बुद्धि का बहुत उपयोग है। और इस बुद्धि के लिए तर्क वितर्क और उचित निर्णय को लेना समझना ये जीवन का एक अनिवार्य अंग है। आज हम लोग इसको न्यूरोसाइंस की मदद से, साइकोलॉजी और दर्शन की मदद से, फिलॉसफी की मदद से और यही नहीं एक स्पिरिचुअल ओवरलुक से भी हम बुद्धि तत्व को समझेंगे, आईक्यू को, इंटेलेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि बुद्धि क्या है, इंटेलेक्ट क्या है और कितने प्रकार का है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमने पहले भी बुद्धि के विषय में चर्चा किया, जो उसका आध्यात्मिक पहलू है, पहले हम उसको समझते हैं। एक होता है कंडीशनल इंटेलेक्ट और एक होता है प्रोफेशनल इंटेलेक्ट। गीता में इसी को व्यवसायत्मिका बुद्धि और संस्कारित बुद्धि, इन 2 भागों में विभक्त किया गया है।
संस्कारित बुद्धि क्या है? जो आपके किसी न किसी धारणा से, किसी न किसी सोच से प्रभावित है, किसी न किसी आदत, प्रवृत्ति और गुणों से प्रभावित है। बुद्धि सदैव स्वतंत्र नहीं होती। किसी विषय पर आप जैसा बुद्धि लगाते हैं, आपके मित्र, आपके परिवारजन वैसे ही बुद्धि नहीं लगा पाते। सबकी बुद्धि अलग अलग निर्णय लेती है, अलग अलग चुनाव करती है। यदि बुद्धि सार्वभौम होती तो सभी लोग एक ही प्रकार का निर्णय लेते। लेकिन बुद्धि संस्कारित है, कंडीशनड है। किन्हीं किन्हीं सिचुएशन के आधार पे जो आपके भीतर का सबकॉन्शियस आदतें और आपने जो कंडीशनिंग दी है अपने मन को, अपने माइंड को, उसका प्रभाव आपकी बुद्धि, आपके निर्णय पर होता है, आपके चुनाव पर होता है। इसको कंडीशनड माइंड, कंडीशनड इंटेलेक्ट या संस्कारित बुद्धि कहा जाता है। व्हाट इज प्रोफेशनल माइंड? प्रोफेशनल माइंड होता है तार्किक, एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक, जिसमें तर्क हो, तथ्य हो, प्रमाण हो, मूल्यांकन हो और समाधान हो। जब आप अपने इंटेलेक्ट का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं तो इसको प्रोफेशनल निश्चयात्मिका बुद्धि कहा जाता है, व्यवसायित्मिका बुद्धि कहा जाता है। अगर आप अपने निश्चयात्मिका बुद्धि या प्रोफेशनल माइंड को अगर गौर से जाने तो ये क्रिएटिव इन नेचर होती है, ये बहुत सृजनात्मक होती है, रचनात्मक होती है। नई विधियां, नई तरह की कल्पना, उपमाएं, अलंकार, ये क्रिएटिविटी इस बुद्धि की देन है। यही नहीं, बुद्धि हमें अपने व्यवहारिक जीवन में भी, कि हम अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अपने अपनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कलीग्स एंड बॉस के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, नौकर, गरीब, दलित, परेशान, सीमित लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, पशु, पक्षी और प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जो दुनिया में जो तरीका, जो आदतों को हम अपने भीतर रखते हैं, उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सारे सामाजिक कुशलता, व्यवहारिक कुशलता, इसमें भी बुद्धि का अंतरिम योगदान है। इसीलिए हमारे भारतीय दर्शन में बुद्धि को निर्णयात्मिका शक्ति कहा गया है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका बुद्धि कंडीशनड है, कितना कंडीशन है, हाउ मच परसेंटेज इट इज कंडीशनड। हो सकता है कि आपकी बुद्धि 20% कंडीशन हो किसी खास वक्त पर, और किसी खास वक्त पर वो 50% कंडीशनड हो। जब वो कंडीशन नहीं होती है, जब प्रोफेशनल बुद्धि होती है, जब प्रोफेशनल इंटेलेक्ट होता है आपका, तो अक्सर वो विवेक की तरफ उसका झुकाव होता है। एक टर्म है विवेक। विवेक बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ, या आप कहें सुप्रीम अल्टर स्टेट है। बुद्धि का जो सबसे उत्तम स्टेट है, जो हाईएस्ट स्टेट है, प्योरेस्ट स्टेट है, उसको हम विवेक कहते हैं। वो सर्वोच्च स्थिति है इंटेलेक्ट की। हम आज विवेक पर भी बात करेंगे, लेकिन आज हम
ये तीन जो बेसिक एक्सपर्ट हुए हमारे साइकोलॉजी के, स्टर्नबर्ग, गार्डनर और कैटल, इन तीनों के आधार पर हम आपको इंटेलेक्ट का डिवीजन बताएंगे। अभी जो हमने बताया वो स्टर्नबर्ग की तरफ से था, जिसमें एनालिटिकल, क्रिटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्ट बताया गया। वही जो गार्डनर है वो बुद्धि को 8 प्रकार में डिवाइड करते हैं। बुद्धि केवल जब हम निर्णय लेते हैं तभी नहीं होता है। हमारी लैंग्वेज में लिंग्विस्टिक बुद्धि होती है। आप कितने बुद्धिमानी से अपनी बातें बोलते हो, लॉजिकल मैथ कैसा है, आपकी तार्किक गणित कैसी है, आप कितना बढ़िया गणित लगाते हो, गुणा भाग कर लेते हो। मतलब मेरा मतलब मैथमेटिक्स से नहीं है, आप समाज में, व्यवहार में, संसार में कितना गणितीय, कितना मैथमेटिकल होते हैं। बुद्धि संगीत में भी यूज होता है। आप ये मत सोचो संगीत या कला में बुद्धि का इस्तेमाल नहीं है। यदि कलाकार बुद्धिमान ना हो तो कभी भी अपने कला को ऑप्टिमम लेवल तक नहीं ले जा सकते। कला में भी, स्पोर्ट्स में भी बुद्धि का बहुत इस्तेमाल होता है। क्रिकेट में एक बॉलर दिमाग लगाता है कि हम किस तरह से बॉल फेंकें ताकि बैट्समैन को छकाया जा सके। तो आप देखते हैं कि हम इंटेलेक्ट को कई तरह से, गार्डनर ने 8 तरीके बताए। उसमें आता है स्थानिक, जिसमें आता है शारीरिक, गतिज, प्रकृतिवादी। ये सारे वो मेथड्स हैं जिसमें हम प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्ट, नेचर के प्रति जो हमारी बुद्धि है, शारीरिक गति जो हमारे फिजिकल मूवमेंट्स के प्रति, जो हमारी फिजिकल बॉडीली काइनेटिक्स है, तो उसके प्रति जो हमारी बुद्धि है। बुद्धि आपकी बॉडी लैंग्वेज को असर करता है। स्पेशल इफेक्ट होता है बुद्धि का। आगे गार्डनर और भी 2 प्रकार की बुद्धि बताते हैं, अंतर व्यक्तित्व और अंतः व्यक्तित्व, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ये आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है। ये भी आपकी बुद्धि और आईक्यू के लेवल को तय करती है। सबसे सरलतम विभाजन कैटल ने किया। उसने इंटेलिजेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। जब आपकी बुद्धि पानी की तरह हो या बुद्धि आपकी जड़ यानी ठोस सॉलिड की तरफ, फ्लूइड हो या क्रिस्टलाइज्ड हो। जब आपकी बुद्धि फ्लूइड होती है, तरल होती है, तो समस्याओं को, नई समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है। आपका जो रिकॉग्निशन पैटर्न है, जो लॉजिक है, एडॉप्टेबिलिटी है, वो बहुत टेंजेबल होता है। उसमें बहुत ट्रेनिंग हो सकती है। लेकिन जब आपका क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होता है तो आप अपने भीतर के जो फिक्स्ड, जो आपके संचित जो ज्ञान है, उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। आप नई पद्धतियों पर नए प्रयोग नहीं करते। जैसे आप देखें, कुछ लोग कुछ ही तरह के खाना खाते हैं, 4 5 7 डिश है, उसके अलावा कोई नया उनको खाना खिला दीजिए, उनको पसंद नहीं। कुछ लोग नए नए खाना, नए नए प्रयोग करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में आप फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस को समझ सकते हैं। और एक जी फैक्टर है जिसके बारे में स्पीयरमैन कहते हैं कि सभी प्रकार की बुद्धि के पीछे एक जी फैक्टर,
अगर इसको आप बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो आप उतने बुद्धिमान और उतने समझदार हो सकते हैं। आइए इसको हम और विस्तार से समझते हैं। न्यूरोसाइंस में एक टर्म जो मैं अक्सर यूज करता हूं, न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि आप, ऐसा नहीं है कि आप कम बुद्धिमान है तो हमेशा कम बुद्धिमान ही रहेंगे, या बहुत बुद्धिमान है तो आपकी बुद्धि कुंद या मंद नहीं पड़ सकती है। आपकी बुद्धि भी कुंद या मंद हो सकती है। ये डिपेंड करता है ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी पे। तो आपके न्यूरल कनेक्शंस कितने बन रहे हैं जब आप लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं, विद्यार्थी होते हैं हमेशा, जितना सीखेंगे उतने आपके न्यूरल नेटवर्क्स तैयार होंगे। और ये प्रोसेस आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। जब आप फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो न्यूरल पाथवेज पर माइलिन कोट्स तैयार होता है। माइलिन कोट्स एक प्रकार का क्रोमोसोम के कोर पर कोट्स होते हैं। ये सिग्नल फैक्टर्स हैं, यही आपको एक्सपर्ट बनाते हैं। और यही नहीं, यही आपकी उम्र के क्षय को ये भी कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आता है न्यूरोजेनेसिस। हिपोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स आपके जीवन भर बन सकते हैं। आपके ब्रेन में ऐसा नहीं है कि और नए न्यूरॉन्स, आप कितने भी उम्रदार हो जाए, 60, 70, 80 साल के हो जाएं, आप नए न्यूरॉन्स बना सकते हैं। लेकिन आपको फिजिकल एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन, ये दो बहुत सहायक होते हैं न्यूरोजेनेसिस में। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिसका आपका ब्रेन यूज नहीं करती, जिसको आवश्यक नहीं समझती है, जिस एरिया को आप बार बार यूज नहीं करते, धीरे 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 उसके कनेक्शंस कटने लगते हैं और वो एरिया धीरे 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 आपका वीक पड़ता चला जाता है। और जिन जिन एरिया, जितने ज्यादा एरियाज को आप टच करते हैं, जैसे आपका कहावत है ना, किसी को बोलते हैं आप कुएं का मेढक है, ये आदमी कुएं का मेढक है। और किसी को बोलते हैं कि ये पूरी दुनिया घाट घाट का पानी पिया हुआ है, हर जगह घुमा हुआ है। जब आप ब्रेन को अलग अलग सिचुएशन से गुजारते हैं, इसलिए छोटे बच्चों को, खासकर 1-2 साल के बच्चों को, चाइल्ड साइकोलॉजी ये सलाह देती है कि इसको अलग अलग तरह की चीजों से रूबरू कराइए, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन दीजिए, बाहर घुमाइए, गोद में ले जाके बच्चों को बाहर घुमाइए, बाहर नई नई चीजों को दिखाइए। जब बच्चा ढेर सारी चीजों को देखता है, 7 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा, वो अपना नजर घुमा घुमा के नई नई चीजों को देखता है, तो उसके अंदर नए नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। बच्चे को अगर एक ही जगह छोड़ दो, एक ही जगह रख दो, बस उसकी नजर 4-5 चीजों पे ही पड़ रही है, तो उसका इंटेलेक्ट धीरे धीरे विकसित होता है। वैसे ही आपके साथ है। अगर आप अपने आप को एक जगह बंद कर देंगे, एक ही तरह के खास तरह के कंडीशन, खास तरह के माहौल में ही बंद करके रख देंगे, तो आपकी बुद्धि भी डिब्बा बंद हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप बाहर टहलने जाएं, प्रकृति में जाएं, गार्डन में जाएं, घूमें, टहलें, अलग अलग तरीके से अपने ब्रेन को अलग अलग कंडीशंस दें। सारा लेजर कहती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने काफी प्रयोग किया। उन्होंने 8 सप्ताह का माइंडफुल मेडिटेशन के प्रैक्टिसेस कराए
और उन्होंने महसूस किया कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपकी निर्णय करने की शक्ति है, उसमें ब्रेन का ग्रे मैटर बढ़ गया। यानी कि अगर आप ध्यान के अभ्यास करते हैं, सजगता के अभ्यास करते हैं, तो उससे आपकी बुद्धि लिटरली बढ़ती है, ग्रे मैटर बढ़ता है। आप ब्रेन को ट्रेनिंग देते हैं जब आप एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, तो आपका जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है उसमें मेजरेबल सुधार होता है। माइकल साहब ने तो कॉगमेड और एन बैक ट्रेनिंग, ये दो प्रकार की ट्रेनिंग विशेष स्पेशली विकसित की। इस पर जर्मनी में बड़े प्रयोग हुए और इन्होंने ये दिखाया कि उम्र से आईक्यू का कोई संबंध नहीं है। आप ऐसा मत सोचो बूढ़े लोग कम दिमाग लगा सकते हैं और या छोटे बच्चे कम दिमाग लगा सकते हैं। उन्होंने बड़े प्रयोग किए। लंदन में भी इसी से मिलता जुलता एक ट्रेनिंग, एक रिसर्च हुआ, जिसका बहुत फेमस रिसर्च है, जिसका नाम लंदन टैक्सी ड्राइवर्स कहा जाता है। लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स पर काफी सारे प्रयोग हुए। लगभग 5,000 टैक्सी ड्राइवर्स पर यह प्रयोग हुआ था, जिसमें ब्रेन का हिपोकैम्पस का पोस्टीरियर भाग देखा गया कि ये टैक्सी ड्राइवर्स का लार्जर था, बड़ा था, क्योंकि इनकी जो लगातार ड्राइविंग करते हैं इनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स नेविगेशन क्रिएट होता है। आप देखेंगे कुछ लोग रास्ते भूल जाते हैं, कुछ लोगों को रास्ते बड़े याद रहते हैं। कुछ लोग जाएंगे और उनको पूरा रास्ता एक बार देख लेंगे तो उनको पूरा उस शहर का रास्ता याद हो जाएगा। कुछ लोग अपने ही शहर में 100-100 बार घूमते हैं, उनको रास्ते याद नहीं रहते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसके लिए यूरोप में बहुत सारी ट्रेनिंग डेवलप हुई, उसमें से एन बैक ट्रेनिंग और कॉग्मेट ट्रेनिंग बहुत फेमस है, जो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस को स्टैटिस्टिकली ग्रोथ करता है। अब आइए एक बुद्धि का जो सबसे बड़ा हथियार है, एक जो उसका सबसे बड़ा इक्विपमेंट है जिससे बुद्धि काम करती है, वो है तर्क, तर्क शक्ति, लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग। ये एक ऐसा पार्ट है जो वास्तव में तय करता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, आपकी तर्क शक्ति कैसी है, आपका लॉजिकल ब्रेन कैसा है। अरस्तु साहब ने बहुत पहले ग्रीक में उन्होंने 3 प्रकार की रीजनिंग बताई थी, 3 प्रकार के तर्क बताए थे, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग और एब्डक्टिव रीजनिंग। ऑल्दो मैं अगर ये पढ़ाऊं तो ये सब बहुत बोरिंग होगा आपके लिए, लेकिन ये कुछ ऐसा ही है कि हम किसी चीज पर किस प्रकार से तर्क करते हैं। ये किसी चीज पर आपकी बुद्धि कैसे कोई चीज को फाइंड आउट करती है, आप लॉजिकली स्वयं को या दूसरे को कैसे समझाते हैं, इसको 3 भाग में बांटा गया है। और अरस्तु ने ये निश्चित रूप से हमारे भारतीय दर्शन, स्पेशली न्याय दर्शन से लिया, कि न्याय दर्शन में भी बहुत मिलती जुलती बातें प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान के रूप में है। और स्पेशली जब हम लोग अनुमान और उपमान की बात करते हैं तो न्याय और वैशेषिक दर्शन बहुत विशिष्ट रूप से इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। हमारे हर एक वैदिक दर्शनों में अनुमान और उपमान की कहीं न कहीं चर्चा की ही जाती है।
जिसमें अनुमान का मतलब होता है जब हम किसी चीज का अनुमान लगाते हैं, और उपमान में हम किसी से किसी की तुलना करके उसका अर्थ निकालते हैं। तुलना करके अर्थ निकालना उपमान कहलाता है। और सीक्वेंस से, चूंकि धुआं है तो आग होगा ही, हर जगह रोड गीला है तो बारिश हुआ होगा। जब हम सीक्वेंस वाइज तर्क करते हैं तो उसको अनुमान कहते हैं। तो अनुमान और उपमान द्वारा मौलिक रूप से तर्क किए जाते हैं। इन सबों में जो मूल बात हम आपको समझाना चाहते हैं वो है विवेक। और पतंजलि कहते हैं कि विवेक ख्याति, विवेक का ज्ञान होना, विवेक होना, ये सर्वोच्च बुद्धि है, चेतना की सर्वोच्च स्थिति है। इसी को तंत्र में नीर क्षीर विवेक कहा गया है। दूध का दूध, पानी का पानी, जिसको हम लोग मुहावरे में बोलते हैं। जब हम सही गलत का ठीक ठीक पहचान कर पाते हैं, इसी को विवेक कहा जाता है। जिसकी बुद्धि जितना प्रोफेशनल होती है, अनकंडीशनल होती है, उसके अंदर विवेक के जन्मने, विवेक के होने की ज्यादा संभावनाएं होती है। मैं यहां पर यह बता देना चाहता हूं कि बुद्धि का सर्वोच्च स्थिति विवेक है, लेकिन हम सामान्य बुद्धि को विवेक नहीं बोलते। विवेक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि है। उसी प्रकार से हम लोग बुद्धि, मन, इसको सबको अलग अलग व्यवहार में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे हजारों साल का अनुभव रहा है कि हम जानते हैं कि मन और बुद्धि एक नहीं है। जहां मन इंद्रिय के डेटा के साथ आपके संस्कारों के आधार पर विचरता रहता है, विचार करता रहता है, संकल्प विकल्प करता रहता है, वही बुद्धि, बुद्धि विचार में निर्णय प्रधान होती है। वो भेद करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है, वो एनालिटिकल होती है, क्रिटिकल थिंकिंग करती है, रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग करती है। हमारे शास्त्रों में विवेक को कैसे जगाया जाता है इसकी बातें लिखी है। कहा जाता है कि जब आप शास्त्र को पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सतगुरु को श्रवण करते हैं, गुरु की वाणी को समझने की कोशिश करते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो पहला हुआ श्रवण, जब आप गुरु की वाणी को, सत्संग को सुनते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, उस पर मनन करना। और निधिध्यासन, निधिध्यासन मतलब उस पर मनन करते हुए एकाग्रता के ध्यान में उतरना। उस एकाग्रता में जब लयता आ जाती है तो ध्यान बन जाता है, और उसी ध्यान में प्रज्ञा, विजडम प्रकट होता है। याद रखना, प्रज्ञान की जब हम बात करते हैं तब हम जस्ट इंफॉर्मेशंस की बात नहीं करते हैं, जो नॉलेज, जो तथ्य आपने कलेक्ट किए हैं, कलेक्शन ऑफ तथ्य की बात नहीं कर रहे हैं हम, ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। प्रज्ञान और ज्ञान में यही फर्क। ज्ञान कलेक्शन ऑफ तथ्य है, इंफॉर्मेशंस है, लेकिन प्रज्ञान एकाग्रता में, ध्यान की अवस्था में प्रकट होता है। वो विजडम है, वो पचाया हुआ ज्ञान जो आपने पचाया, जितना जिंदगी में, व्यवहार में जो ज्ञान आपने लाया, उसका वो रिजल्ट, आउटकम है। और जब ऐसा होता है, जब प्रज्ञान होता है आपको, तो प्रज्ञान से आपको झूठे आकर्षणों से मुक्ति मिलती है, व्यर्थ के काम, प्रमाद से मुक्ति मिलती है। जितने भी 9 अंतराय मैंने पिछले दिनों बताए थे, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमादा, आलस्य, इन सभी आकर्षणों से आपको मुक्ति होती। इसी को वैराग्य कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, वैराग्य का मतलब
कोई गेरू ड्रेस पहनकर, रुद्राक्ष का माला पहन करके, त्रिपुंड लगा करके जंगल चले जाते हो, इसको वैराग्य नहीं कहते। कहीं जाके सन्यासी बन जाते हो, उसको वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य का अर्थ वीत राग। जब आप झूठे आकर्षणों से, व्यर्थ के चीजों से मुक्त होते हो, वो वैराग्य है। इस विवेक तक पहुंचने के लिए अध्यात्म के साथ साथ वैज्ञानिक उपाय भी हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी ने बहुत सारे मेथड्स बताए हैं, क्लिनिकल अप्रोच दिए हैं कि आप अपने इंटेलेक्ट को बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे फेमस BDNF कहलाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी का वो प्रैक्टिसेस जिसमें ब्रेन ड्रिवन न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, ब्रेन ड्रिवन न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर जिसको BDNF कहा जाता है, इसका एम होता है ब्रेन को फर्टिलाइज करना, फ्लूइड इंटेलेक्ट को डेवलप करना। जैसे कुछ खास प्रकार के एक्सरसाइजेज होते हैं, स्पेशली वो सारे एक्सरसाइजेज आप एरोबिक्स में देख सकते हैं। और ब्रेन के वो एक्सरसाइजेज, फिजिकल एक्सरसाइजेज जिससे आपका मेमोरी, अटेंशन, क्रिएटिविटी सब सुधरता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिस्क वॉक। आजकल आपने विदेशों में देखा होगा कि ये दो बड़े बड़े डंडे से होते हैं और डंडे को ऐसे उंगलियों में फंसा लेते हैं, उसमें एक हैंडल सा होता है, उंगलियों में फंसा लेते हैं और ऐसे ऐसे करके चलते हैं। ये BDNF है। विज्ञान ने देखा कि इससे आपके अंदर में विवेक शक्ति का, IQ का डेवलपमेंट होता है। इसको 30 मिनट, चाहे वो एरोबिक के रूप में हो या ब्रिस्क वॉक के रूप में हो, और अगर उसके साथ आपने कोई ध्यान की प्रैक्टिस जोड़ दी तो ये बहुत अनबिटेबल हो जाता है। दूसरा जो सबसे शक्तिशाली माध्यम वैज्ञानिक बताते हैं वो है गहरा नींद, गुड स्लीप। ये आपके मेमोरी का कारखाना है। जब आप गहरी नींद लेते हैं तो आपका हिपोकैम्पस जो न्यूरोकॉर्टेक्स में मेमोरी ट्रांसफर करता है, ये ज्यादा सशक्त होता जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। और आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसीज बढ़ती है। सपने ऐसे आते हैं, बड़ी सूदिंग रिलैक्सेटिव सपने आते हैं आपको। आप अगर ढंग से 5-6 घंटे सो लेते हैं तो आप अपने जीवन में, आपके कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में 40% की वृद्धि होती है, ऐसा रिसर्चेज में देखा गया है। मैंने अभी NBAC ट्रेनिंग की बात की थी, जिससे कि फ्लूइड IQ, फ्लूइड इंटेलेक्ट में विकास होता है। इसमें बहुत सारे रीजनिंग के पेपर्स होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। जैसे आप वर्ड वाला सीखते हैं ना, शब्दों को जोड़ जोड़ करके आप बनाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रीजनिंग फैक्टर्स होते हैं जिसका 20-25 मिनट प्रैक्टिस की जाती है और ये आपकी वर्किंग मेमोरी को बढ़ाती है। उसमें भी ड्यूअल एंड बैक सबसे प्रभावशाली होता है। इसको आप वेबसाइट में जाकर के, अलग अलग वेबसाइट्स हैं जिससे कि आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके प्रैक्टिस को आप एवरीडे कर सकते हैं। 20-25 मिनट का ये प्रैक्टिस होता है। इसके अलावे चौथा सबसे शक्तिशाली जो वैज्ञानिक बताते हैं मेथड, उसमें डीप रीडिंग। ये आप रोज अगर किताबें पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग पर उसका मनन करते हैं, तो आपकी न्यूरल रीवायरिंग होती है।
ये जो लगातार नया सीखना, न्यू लर्निंग आप डेवलप कर रहे हैं, ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को बढ़ाता है। यही नहीं, आपके भीतर एम्पैथी को जन्म देता है। यही नहीं, आप केवल फिक्शन को ही पढ़ते हैं तो भी आप अपने माइंड को, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाते हैं। आपकी लिंग्विस्टिक पावर मजबूत होती है, आपकी इमोशनल एरियाज बढ़ते हैं और आपकी एनालिटिकल क्षमता में वृद्धि होती है। इसीलिए आपको पुस्तक पढ़नी चाहिए, स्वाध्याय करनी चाहिए, सत्संग करने चाहिए, रोज गुरु से लंबी चर्चा सुननी चाहिए। और पांचवा और सबसे शक्तिशाली मेथड, जहां विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक मुक्त कंठ से बात करते हैं, जिससे कि ग्रे मैटर निश्चित रूप से बढ़ता है, वो है आपका ध्यान करना, मेडिटेशन करना। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो न केवल आपका ग्रे मैटर बढ़ता है, आप अमिगडाला जो फियर और स्ट्रेस का कारण है, उसका आकार घटा देते हैं। डीएमएन जो आपका डिफॉल्ट मूड नेटवर्क है, वो रेगुलेट होता है। आपका अटेंशन स्पैम बढ़ता है, वर्किंग मेमोरी सशक्त होता है और आप इमोशनली ज्यादा रेगुलेट होते हैं। आपका ईक्यू भी साथ साथ डेवलप होता है। ये सब इंप्रूव्ड होता है। इसीलिए हमें ध्यान करना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं गुरुजी ध्यान क्यों करें, साधना क्यों करें? तो ये देखो, ये कोई मेरा सर्वेक्षण नहीं है। सारे वैज्ञानिक आपके ध्यान करते हैं, आपको मालूम हो। ध्यान ये किसी न किसी विधि को लगभग सभी वैज्ञानिक जिनका ब्रेन आईक्यू हाई है वो इस्तेमाल करते हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या है? सोचने के बारे में सोचना, है ना? इंटरेस्टिंग। सजगता के प्रति सजगता, सोचने के विषय में सोचना, इसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं। जब आप अपने बारे में एनालिसिस करते हैं कि मैं क्या जानता हूं और क्या नहीं जानता हूं, मेरा जानना किस प्रकार से मेरे अंदर काम करता है, तो उसको कहते हैं मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। जब आप अपनी सोच की प्रक्रिया को मॉनिटर करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, दृष्टा बनते हैं, साक्षी बनते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशंस। और जब आपकी समझ और उस समझ के प्रति समझ डेवलप होती है, तो उसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन एक्सपीरियंसेस। और इसको डेवलप करने के फेनमैन ने 4 तकनीक बताए। जब आप किसी चीज को सरल भाषा में अपने बच्चे को या आईने में ही खुद कोई चीज को आप एक्सप्रेस करके सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, उसको लिखते हैं, जहां अटकते हैं उसकी कमजोरी पकड़ते हैं कि यहां मेरा नॉलेज गैप है, ये एरिया आप नहीं समझ पाते। कोई चीज को स्किप नहीं करते, आप लौट लौट करके उस विषय पर जाते हैं, उसको पुनः पुनः समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सिंप्लीफाई करते हैं। जितना सिंपल उतना डीप अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावे कुछ दार्शनिक विधियां भी हैं, जैसे सोक्रेटिक मेथड। सुकरात ने सबसे पहले यही पूछा कि सबसे पहले अपने से पूछो क्यों, कैसे, क्या, और तब तक पूछो जब तक कि समझ में ना आ जाए। इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग को हम सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। डिस्कार्ट ने भी। अब डिस्कार्ट का जो मेथड है वो कहता है कि हर चीज पे प्रश्न करो जब तक उत्तर ना मिल जाए। वही कांट कहते हैं
कि अपनी बुद्धि का साहस में उपयोग करो, एक्सटर्नल अथॉरिटी पर नहीं, वो रीजनिंग पर निर्भर होना चाहिए। ये डेकार्ड के कई बार अगेंस्ट है। डेकार्ड के सिद्धांत में बहुत सारे इश्यूज हैं, उसी को कांट ने इम्प्रोवाइज किया है। पर चलिए, ये बहुत लिटरली विषय है, इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आपके बहुत मतलब का नहीं। सबसे बड़ा जो बुद्धि का दुश्मन है, जो बुद्धि विनाशक है, बुद्धि नाशक है, वो है कॉग्निटिव बायसेस। जब आप निष्पक्ष नहीं होते, आप बायस्ड होते हैं, अपने मन में कोई अवधारणा पहले से बना के रखते हैं, किसी चीज का निर्णय करने से पहले कोई चीज आपके दिमाग में कंडीशनड होता है, संस्कारित बुद्धि जिसको हम कहते हैं। और जब संस्कारित बुद्धि होती है तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट पहलुओं को इग्नोर कर देते हैं। जैसे आपको शराब की आदत है, तो आप बहुत सारी बातों को इग्नोर करेंगे, उस पर आप सुनना और चर्चा करना पसंद नहीं करेंगे। आप मान के बैठ गए कि मुझसे शराब छूटेगा नहीं, मुझे शराब पसंद है। मैंने अक्सर कई बार वेज नॉन वेज वाले जंग में, बहस में इस बात को देखी है। इसको कहते हैं कंफर्मेशन बायसेस। दूसरा प्रॉब्लम है होथा चना बाजाए घना, यानी अधजल गगरी छलकत जाए। वो जो कम जानते हैं, जिनकी पास जानकारी कम होती है, बड़ा लंबा लंबा एकदम कॉन्फिडेंट होकर के एकदम होथा चना बाजाए घना, बड़ी बड़ी बात करेंगे। ज्यादा जानने वाले तुलनात्मक विनम्र और मौन होते हैं। बातचीत में भी हिंसा है। जब आप अत्यधिक वाचाल होते हैं, बातों में आडंबर का, बातों में वितंडा का, बातों में पाखंड का जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। और ये दूसरा सबसे खतरनाक पार्ट है आपकी बुद्धिनाश का। तीसरा जो सबसे शक्तिशाली और आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, पता है, ये एडवर्टीजमेंट्स जो आपके मोबाइल पे, टीवी में, मीडिया में, ये जो थर्ड मेथड है जिसको कहते हैं अवेलेबिलिटी हॉरिस्टिक, किसी चीज को बार बार दिखा रहे हैं। सर्फ एक्सेल की सफाई, सर्फ एक्सेल की सफाई, आपके दिमाग में सर्फ एक्सेल घुस जाता है। आप सर्फ एक्सेल को अच्छा मानने लगते, क्योंकि ये बार 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 रिपीट किया जा रहा है। पॉलिटिक्स में भी यूज होता है। किसी एक व्यक्ति को पूरा समझे जाने बिना, आप जैसे मोदी बुरे हैं, मोदी खराब है, मोदी खराब है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, आई एम नॉट पॉलिटिकल अबाउट इट, मेरा कोई अपना मंशा नहीं है। पर अगर आप इस तरह की बातें बार बार सुनेंगे, तो पूरी बात जाने बगैर आप निष्कर्ष निकाल लेंगे मोदी बुराई है, क्योंकि ये बार बार सुन रहे हैं आप, रिपीटेटिव है, और जो याद रहे वही सत्य लगता है। समझ रहे बात को? इसीलिए ज्यादातर न्यूज चैनल्स वाले इस खतरनाक प्रयोग को करते हैं। ये आपके भीतर में विशेष प्रकार का पूर्वाग्रह तैयार करते हैं, जो सुलभ हो, जो बार बार हो, जो लगातार हो। चौथा प्रॉब्लम है आपके इंटेलेक्ट का, इसको कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। आपके खर्चे के प्रति जो आपका मोह है, अब भाई इतना खर्चा कर दिया, अब तो छोड़ नहीं सकते, अब तो इतना दूर काम कर लिया, अब आधे अधूरे काम नहीं छोड़ सकते, अब मैं आ ही गया तो अब मैं ये कर ही लेता हूं, अब मैं ये जो, इसको कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। जब आपने इतना इन्वेस्ट कर ही दिया, तो अब छोड़ नहीं सकते।
जबकि आपको लग रहा है कि ये गलत हो गया, लेकिन चूंकि आपके दिमाग में कि नहीं, इतना चूंकि मैंने अपने ऊर्जा का, अपने शक्ति का, अपने पैसे का, अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट कर ही दिया है, तो चलो कोई बात नहीं। इसको, इस प्रकार की बुद्धिनाशक तत्व को कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। इसके अलावा एक और है जिसको कहते हैं कि एंकरिंग बायसेस, लंगर पूर्वाग्रह। जो पहला इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, जो पहला नंबर, जो पहला थॉट, जो पहला व्यक्ति, आप उसी के आसपास चीजों को बनाते हैं। और ये भी मूर्खता ही है, कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। और छठा जो सबसे बड़ा बुद्धिनाशक है वो है एट्रीब्यूशन एरर। आप दूसरों की गलती मानते हैं और अपनी गलती को कहते ये तो सिचुएशन था भाई साहब, ये तो परिस्थिति के अनुसार आपको करना पड़ा। दूसरे के मामले में आपको परिस्थिति नहीं दिखती है, दूसरे तो गलत ही होते हैं, अगला तो गलत ही है। हाँ, मेरे मामले में परिस्थितियां आ गई थी साहब, कुछ कंडीशन ऐसे हो गए थे जो मुझे ये करना पड़ा। जब आप झूठ बोले तो कंडीशन हो गया, क्योंकि मुश्किलें थी भाई साहब, परिस्थितियां थी। और अगला झूठ बोला तो झूठा है। ये जो आपके बीच में ईगो का द्वंद्व है, ये जो दोषारोपण का जो ये भ्रम आपने पाला है, जो आप दोष लगाते रहते हो, शिकायतें करते रहते हो, ये भी आपकी बहुत बड़ी बुद्धिनाशक। तो ये 6 प्रकार के बुद्धिनाशक बायसेस होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मस्तिष्क का पोषण कैसे करेंगे, क्या आहार ले सकते हैं, क्या करें जिससे कि आप स्वस्थ मस्तिष्क को डेवलप कर सके। तो ब्रेन फूड्स क्या क्या है, जिसमें जिसमें ओमेगा 3 है, अखरोट है, अलसी है। ओमेगा 3 के लिए कुछ लोग टैबलेट्स खाते हैं पीले रंग की ना, जिसमें मछली का वो रहता है। तो ब्रेन सेल मेम्ब्रेन्स में ओमेगा 3 60% फैट है। जिसको साइनअप स्ट्रेंथ कहते हैं। साइनअप्सिस स्ट्रेंथ के लिए, यानी डीएचए के लिए, आपको ओमेगा 3 लेनी चाहिए। कुछ चीजें जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे बेरीज हैं, डार्क चॉकलेट है, हल्दी है, अदरक है, धनिया है, सौंफ है, इसमें फ्री रेडिकल डैमेज से हमारी न्यूरॉन की सुरक्षा करने की क्षमता है। थर्ड है गट ब्रेन एक्सेस। आपके गट में और ब्रेन की जो एक्सेस है, अगर वो आप मजबूत बनाते हैं तो आपका मस्तिष्क ज्यादा शक्तिशाली, इंटेलेक्ट ज्यादा काम करता है। आपको ये बता दें कि 90% सेरोटोनिन आपके गट में, आपके पेट में बनता है। तो अगर आप फर्मेंटेड फूड ले रहे हैं, फाइबर ले रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आप बेटर मूड में हैं, आपका कॉग्निशन बेटर हो रहा है। आप ये मत सोचिए केवल आपका ब्रेन काम करता है, बहुत ज्यादा समय आपका पेट काम करता है। कि आपकी कॉग्निशन, समझने की क्षमता क्या है, जो समझ ना समझ वाली बात है, कई बार वो पेट तय करता है। आप कोई बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो हो सकता है उसका कारण आपका पेट हो। फिर ग्लूकोज कंट्रोल। अगर हाई शुगर होता है तो आपकी ब्रेन फॉग होती है, ब्रेन ऐसी स्टेट में आ जाती है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। किंग कर्तव्य मूड कहते हैं उसको हम लोग।
ट्रिपल बी क्रॉस करता है, वो बी क्रॉस करता है। न्यूरो इंफॉर्मेशन कम होता है, BDNF बढ़ता है। और आयुर्वेद इन सब बातों को बहुत समय से यूज कर रहा है कि कैसे हम हल्दी का प्रयोग करके हम इस तरह के ग्लूकोज कंट्रोल को डेवलप कर सकते हैं। ये हल्दी और ये अदरक, ये बहुत अच्छा माध्यम है कि आप अपने ब्रेन को, लेकिन हाँ, ये आप जान लें कि अगर पित्त आपका बढ़ा हुआ है तो अदरक आपको कितना किस तरह से लेना है, ये सब बात भी आप विचार कर लीजिएगा। दूसरा है संगीत। संगीत के माध्यम से आप बाइन्यूरल बीट्स डेवलप कर सकते हैं, जिसमें अल्फा है। सबसे शक्तिशाली माध्यम मैं बताता हूं संस्कृत का पाठ। अगर आप संस्कृत का पाठ करते हैं, रोज संस्कृत थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ओम का चैंटिंग करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप ब्रेन जिम कर रहे हैं, ब्रेन को सशक्त बना रहे हैं। और नाद योग की तो बात ही क्या, अगर आप नाद योगी हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं ब्रेन को शक्तिशाली बनाने का। आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यदि आप कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं तो अश्वगंधा, ब्राह्मी वगैरह का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये आप चिकित्सक का राय ले लें, ऐसे ही खुद से ही अश्वगंधा, ब्राह्मी खरीद के मत खाया कीजिए, राय ले लीजिए। आप अपने ब्रेन को, अपने IQ को, अपने इंटेलेक्ट को जीवित रखते हैं अपने सीखने की कला से, सीखने की एट्रीब्यूट से, लर्निंग एटीट्यूड से। जब आपके भीतर लर्निंग एटीट्यूड है, सीखने की इच्छा है, आप जिज्ञासु हैं, शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन एक शक्तिशाली रूप में क्रियाशील रहता है। इसीलिए हमें लर्निंग की एटीट्यूड को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अपने भीतर एक सवाल है, अर्जुन जी ने पूछा है, गुरुजी मति और बुद्धि अलग अलग है? नहीं, अलग अलग नहीं है। बुद्धि को ही मति कहते हैं। कहते हैं मेरी मति मारी गई थी। बुद्धि और मति, बुद्धि जिसको जिस हमारे चेतना का वो एरिया जो बुद्धि को होल्ड करता है, वो मति कहलाता है। मति मतलब होल्ड करने वाला, ग्राह्यशीलता। ग्राह्यशीलता को मति कहा जाता है। इसीलिए बुद्धिमति, बुद्धिमत्ता, ये बुद्धि के साथ मति शब्द या मति शब्द का इस्तेमाल किया गया। मति शब्द का अर्थ होता है जो होल्ड करता है, बुद्धि को होल्ड करने वाला है बुद्धिमत्ता। तो मति शब्द होल्ड, जो होल्ड करता हो, वो और चीजों को भी होल्ड कर सकता है। मति और चीजों को भी होल्ड कर सकता है, लेकिन मति का प्रयोग मूलतः हम लोग बुद्धि के लिए ही करते हैं। इसके अलावे ज्ञान योग, जिसके बारे में हमारे सनातन धर्म में मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है कि ज्ञान योग सर्वोत्तम है। जब आप श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, विचारों को शुद्ध करते हैं, तो अध्यात्म का यह सर्वोत्तम मार्ग माना जाता है। बुद्धिवर्धन के लिए अलग अलग तरीके अध्यात्म ने विकसित किए। जैसे महर्षि रमण करते हैं, या प्रश्न पर ध्यान करना शुरू करो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इस प्रश्न पर जितना ज्यादा सोचोगे, उत्तर ढूंढना नहीं है, प्रश्न को बनाना है, प्रश्न को क्रिएट करना है। उत्तर पे मत जाओ, उत्तर आपकी प्रज्ञा देगी।
ईश्वर खुद उतर के उत्तर देंगे। आप पहले प्रश्न चिन्ह तो बनो। तो अगर आप खुद का एनालिसिस करते हैं, तर्क लेखन करते हैं, प्रतिदिन 15 मिनट कोई विचार को लिखते हैं, उसमें खामियां ढूंढते हैं, रिफाइन करते हैं, री राइटिंग करते हैं, अपने आप पर ही खुद विश्लेषण करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो भी आप अपने आध्यात्मिक बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। वाद विवाद, लेकिन कुछ मामलों में ये तो अच्छा है जब आप बुद्धिमान गुरुतुल्य लोगों के साथ, साध संगति के साथ विवाद करते हैं। लेकिन अगर ये आप अपने समतुल्य लोगों के साथ करते हैं या अपने से गिरे हुए लोगों के साथ करते हैं विवाद, तो निश्चित रूप से आप नुकसान, वो डिबेट आपका नुकसान क्रिएट करता है। एकांतवाद और मौन, हमारे शास्त्रों में इसका भी बड़ा वर्णन है कि आप जब एकांत होते हैं, जब मौन को प्राप्त होते हैं, तो भी आप सम्यक बुद्धि को डेवलप करते हैं, एप्रोप्रिएट इंटेलेक्ट को डेवलप करते हैं। यही नहीं, जब दुनिया घूमते हैं, क्रॉस कल्चरल स्टडीज करते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, दूसरों के विचारों को भी जानते हैं, तो भी हम अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे होते हैं। इसीलिए अपना एक रूटीन चार्ट बनाइए आप लोग, जिसमें सुबह आप उठ करके ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मंत्र करते हैं। ये प्रातः काल में किया गया ये प्रयास निश्चित रूप से आपको बुद्धिमान बना के रखता है। आप 6:30 से 7 बजे तक ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, माइंडफुल वॉक कर सकते हैं, ठीक है, कोई पॉजिटिव लर्निंग ले सकते हैं, है ना। ये सारे प्रयोग आप वॉकिंग के दौरान, या कोई आसन, किसी प्रकार का आसन का अभ्यास किसी भी अन्य अभ्यास से श्रेष्ठ माना जाता है। दोपहर में खाने के बाद जब आप कुछ अध्ययन में, डीप रीडिंग में उतरते हैं, उन जो पढ़ा है उसको सरल भाषा में अभिव्यक्त करते हैं, या एन बैक प्रैक्टिसेस करते हैं, तो ये आपकी बुद्धि को लेजी, कमजोर, आफ्टरनून में डाउन होने नहीं देती है। शाम के समय अगर आप क्रिएटिव राइटिंग, सत्संग या प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस से गुजरते हैं, तो ये आपके ब्रेन को ताजा और एकदम नवीन बना के रखता है, नया बना के रखता है। रात्रि में पूरे दिन की समीक्षा करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, कल के लिए योजनाएं बनाना और एक अच्छी निद्रा के लिए ध्यानस्थ होना, ये सभी अभ्यास रात्रि ध्यान या निद्रा साधना आपके ब्रेन को अत्यंत शक्तिशाली बनाता है। 30 दिन का ये कार्यक्रम बना लो, ये रूटीन, देखो कितना प्रभावी असर आप पे इसका पड़ सकता है। चलते चलते मैं आप लोग को बोल दूं कि अगर आप अपने जीवन में रियली डेवलपमेंट चाहते हैं, तो आप इस तुलना को याद रखें। जब आप अपने भीतर में रीडिंग हैबिट्स को, चैलेंजिंग हैबिट्स को, एग्जामिनेशन को, क्वेश्चंस, रैशनलिज्म्स को, रिफ्लेक्शंस को, कॉग्निटिव प्रायोरिटीज को, ये सबको अपनाते हैं, इन सब पर ऑलरेडी हमने चर्चा कर ली। एक दो राइटर्स के बारे में बताऊं कि ये लोग क्या कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे, वो प्रतिदिन वॉलिन बजाते थे और वो कहते थे कि म्यूजिक में सॉल्यूशन मिलते हैं। वहीं
निकोला टेस्ला जो है वो कहते थे कि पूरी मशीन को मन में टेस्ट करते थे, पहले मन में सॉल्व करते थे। वही आदि गुरु शंकराचार्य, हजारों श्लोक उनको कंठस्थ थे, श्लोकों को रट करके अपने बुद्धि को तीव्र बना दिए। और आचार्य चाणक्य ने रिकॉग्निशन के पैटर्न को ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट बताया। स्टीफन हॉकिंस कहा करते थे कि पूरी रिलेटिविटी मन में विजुलाइज करना चाहिए। वही लियोनार्डो डा विंसी, उन्होंने अपने नोटबुक में 13,000 से ज्यादा पन्ने, जिसमें आर्ट, एनाटॉमी, इंजीनियरिंग, म्यूजिक, अलग अलग एकदम, कहां म्यूजिक, कहां मैथमेटिक्स, कहां इंजीनियरिंग, कहां आर्ट, वो अलग अलग विषयों में अपने दिमाग को इन्वॉल्व करते थे। एकांगी सोच नहीं थी, बहुरंगी सोच थी, अलग अलग तरह से सोचते थे, अलग अलग विषयों पर वो अपने विचार रखते थे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग तीन शाश्वत सत्य को मान लें कि बुद्धि जन्म से नहीं, निरंतर साधना से बनती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ अभी से शुरू करो, कोई उम्र नहीं है, किसी भी उम्र में आप बुद्धि को अलग स्तर पर ले जा सकते हो। और तीसरा जो आज की टीचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि विवेक ही सर्वोच्च आईक्यू है और वो ध्यान और स्वाध्याय से जगता है। इन सब बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बुद्धि के उच्चतम इकाई को स्पर्श कर सकते हैं। आज इतना ही। आप लोग इतने प्यार से सुने, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु। प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम, धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। ये उसको उसका कपड़ा पहना है।